नमस्कार साथियों, क्या गेहूं का उत्पादन जब गेहूं की फसल गबोट अवस्था के अंदर हो या फिर गेहूं की फसल अपनी बालियों को बाहर निकाल चुकी हो उसके बाद भी 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है खेती के अंदर, जहां तक हमने गेहूं की बुआई करते हुए लगभग 27-28 साल हुए, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है। किसान है ना, गेहूँ की जब बुआई करता है उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा वो सर्च करता है टॉप वैरायटी। फिर वो जब पहली सिंचाई कर रहा होता है ना, उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है अपनी फसल के अंदर, भाई पहली सिंचाई के साथ हमें कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं। फिर थोड़ा सा कम चलता है वो जब दूसरी सिंचाई हो रही होती है ना, मतलब उसका ध्यान धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है वहाँ पे। और जैसे ही हमारी फसल दूसरी सिंचाई के बाद या 60-70 दिन के पार हो जाती है, फसल के अंदर गबोट अवस्था हो जाती है, उसके अंदर से बालियाँ निकलने वाली होती है, निकल चुकी होती है, उस टाइम तो भाई किसान है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाह हो जाता है। फिर वो सोचता है कि भाई तेरा गेहूँ तो यार बहुत अच्छा तगड़ा गबरू खड़ा है, अब तो इसको उत्पादन निकले ही निकलेगा, अब इसको कौन रोक सकता है। लेकिन भाइयों, इसके विपरीत मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो किसान अपने गेहूं फसल से तगड़ा उत्पादन लेते हैं, इवन जो किसान पर हेक्टेयर 80 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं ना, या फिर पर एकड़ 30-32 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं ना, वो किसान आखिरी टाइम के ऊपर जाके अपनी फसल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये उन किसानों का अंतर है जो किसान कम उत्पादन यानी पर एकड़ 15 से 20 क्विंटल, और जो किसान पर एकड़ 30 से 32-35 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं ना, ये उनके माइंड सेट का फर्क पड़ता है। हमारे देश में बहुत कम किसान ही ऐसे होते हैं जो अपनी फसल के आखिरी अवस्था के अंदर भी अपनी फसल के ऊपर अच्छे से ध्यान रखता है और लास्ट मोमेंट तक, लास्ट टाइम तक वो लड़ाई लड़ता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 60-70-80 दिन के लगभग हो चुकी होती है, फसल हमारी गबोट अवस्था के अंदर होती है या फिर उसकी बालियां बाहर भी निकल चुकी होती है, उस टाइम पर हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमारी फसल का उत्पादन आगे चलकर अच्छा निकले, इवन पर एकड़ 30-32 क्विंटल या पर हेक्टेयर 80 क्विंटल तक निकले, और साथ ही उत्पादन ऐसा अच्छा हो, उसका गेहूं की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि मंडियों में आगे जाकर उसको टॉप क्वालिटी के रेट मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही भैया, आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने गेहूं की अपडेट देता हूं, जो कि मैं शुरुआत से आप लोगों से, मैंने जब इस खेत के अंदर गेहूं की बेसल डोज डाली थी ना, उस टाइम के ऊपर भी मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई मैं आपको हमारे खेतों में अब की बार 3, 4 या 5 वेराइटीज होगी, उन सभी वेराइटी की तुलना करके बताऊंगा कि अब की बार किस वेराइटी का अच्छा उत्पादन निकला। तो सबसे पहले जिस खेत के अंदर हमने सबसे अगेती गेहूं की बुआई की थी वो यही खेत, 31 अक्टूबर के दिन इसी खेत के अंदर हमने, ये 2 बीघा का खेत है भैया, 2 बीघा पक्का 40 बिस्वा वाला, इसमें 20 बिस्वा मतलब 1 बीघा जमीन के अंदर जहां पे अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ पर है हमारा DBW 303। इसके अंदर भाई गबोट अवस्था आ चुकी है, बालियां निकलने वाले, 5-7 दिन में बालियां बाहर आ जाएगी। लगभग गेहूं हमारा ये 72-73 दिन का हो चुका है। गेहूं में आगे उस साइड में पीछे की तरफ जब आप देखोगे, आधे खेत के अंदर इसमें श्री राम कंपनी का 5SR05 वेराइटी है। 5SR05 के ऊपर भी मैंने जोर देकर अब की बार बोला था कि इस वैरायटी को लगाओ, जबरदस्त उत्पादन है भैया, मैंने भी अपने खेतों में लगा रखी। इसके अलावा हमारे पास 3 वेरायटियाँ, उसके अंदर एक तो ऐसी अब की बार पछेती वेरायटी है जिसके अंदर हमने अभी बस वो लगभग 35 दिन की हुई है, उस वेरायटी के ऊपर हमारा फोकस होगा कि पछेते के अंदर वो कितना उत्पादन दे पाते। बाकी अगर इन दोनों वेरायटी को मैं अभी इनके कैरेक्टर की बात करूं, इनकी तुलना करूं, तो जहां पे ये 303 DBW की वेरायटी है ना भैया, वो 5SR05 से अभी कुछ अलग है। अलग का मतलब है भैया हाइट में ये ज़्यादा है, इसने जल्दी ग्रोथ की है। 5SR05 है वो टिलर्स के मामले में इससे कहीं आगे है। दोनों का अलग अलग कैरेक्टर है। उत्पादन तो आगे देखेंगे क्या कुछ होगा। पहली सिंचाई जब हमने की थी, इसके अंदर आप लोगों से मैंने दिखाया था यूरिया, और यूरिया के साथ हमने जिंक सल्फेट और सल्फर दिया था। उसके बाद हमने दूसरी सिंचाई की, दूसरी सिंचाई के अंदर भी थोड़ा बहुत हमने यूरिया डाला था। उसके बाद हमने इसी खेत के अंदर जो 5SR05 है ना, उसके ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। चूंकि ये जो वेराइटी है ना 5SR05, वो DBW 303 से हाइट में शुरुआत से ही छोटी थी, बाकी उसके अंदर टिलर्स की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी, तो उसके अंदर हमने लेहोसिन का स्प्रे किया है। लियोसिन का स्प्रे इसके अंदर भी होना था, लेकिन हम इस वैरायटी, ये चूंकि हमारे खेत के अंदर DBW 303 फर्स्ट टाइम लगी है, हम इस वैरायटी का कैरेक्टर जानना चाहते हैं कि ये वैरायटी कितनी हाइट लेती है, ये वैरायटी कितनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अच्छा उत्पादन दे पाती है, या फिर आगे चलकर गिरती है, नहीं गिरती है। श्री राम 303 पिछले साल थी हमारी इसी खेत के अंदर, वो आखिरी टाइम पर जाके गिर गई थी, लेकिन
5SR05 वैरायटी है ना, उसके अंदर हमने लिहोसिन की स्प्रे की, इसके अंदर स्प्रे नहीं की। इसमें स्प्रे अब हम करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर गबोट अवस्था आ चुकी है, तो लिहोसिन का स्प्रे अब इसके अंदर हम डालेंगे। उसमें हमने 55 दिन के ऊपर स्प्रे की थी 5SR05 के अंदर, उसमें हम आगे स्प्रे नहीं करेंगे, जो लिहोसिन की होती है ना वो स्प्रे नहीं करेंगे। इसके अंदर हम लिहोसिन के साथ अभी हम टेबुकोनाजोल जो फंजीसाइड है ना उसको भी मिला के इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ तक तो अभी ओवरऑल हमारी इन दोनों वेराइटियों की अभी मैंने आप लोगों से इनका कैरेक्टर बता दिया है कि हाइट के मामले में DBW 303 है वो 5SR05 से कहीं ज़्यादा है, बाकी टिलर्स के मामले में 5SR05 इससे कहीं ज़्यादा है। तो दोनों वैरायटी को अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग। आगे जाके जो भी कुछ होगा आप लोगों के सामने खुली किताब है, सब कुछ दिखाते चलेंगे कौन सी वैरायटी के अंदर क्या कमियां हैं, किस वैरायटी के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। 4-5 वैरायटी हमारे पास है, आप लोग निश्चिंत रहिए, अब की बार टॉप से टॉप वैरायटी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे। तो अभी अपन बात करते हैं जिन किसान भाइयों के पछेती गेहूं की बुआई कर रखी है, जिन किसान भाइयों के गेहूं की फसल है ना वो लगभग अभी 55-60 दिन के लगभग पहुंची है, वो किसान क्या करें। और जिन किसान भाइयों के गेहूं है ना वो बाली निकाल चुके हैं या फिर बालियां अभी उनकी गबोट अवस्था में, वो क्या करें। तो भैया देखो, सबसे पहले तो उन किसानों की बात कर लेते हैं जिन किसानों के गेहूं पछेते हैं। तो भाई देखो, मैं दोबारा आप लोगों से बता रहा हूं, अगर आपकी यूरिया की पूरी मात्रा आप अपने खेत के अंदर नहीं दे पाए हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। 55-60 दिन की अवस्था के अंदर भी आप यूरिया अपने खेत में डाल दीजिए, क्योंकि भाई यूरिया मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति नाइट्रोजन ही करेगी, दूसरा खाद कोई नहीं कर सकता उसकी पूर्ति। फिर बात आती भाई, अगर आपके गेहूं अभी यूरिया वगैरह सब कुछ आप पहले डाल चुके हो और फिर भी आपके खेत पीले पड़ रहे हैं, या उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी ग्रोथ है ना वो मजेदार नहीं है, उसके अंदर हल्का पीलापन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर आप नीचे की बजाय ऊपर से फोलियर स्प्रे, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था, दोबारा बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला फॉर्मूला है। एक बार फिर दोबारा नोट कर लीजिए, चाहे आपका गेहूं इस टाइम पर 50 दिन का हो, 60 दिन का हो, 65 दिन का हो या 70 दिन का ही क्यों ना हो, फिर भी आप इसके अंदर वो स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे के अंदर आपको क्या लेना है भाई, 1 किलो यूरिया आपको लेना है, यूरिया के साथ इसमें आपको लगभग आधा किलो जिंक सल्फेट 33% लेना है, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, आधा किलो मैग्नीज सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट दोनों अलग अलग। साथ ही आपको आधा किलो फेरस सल्फेट ले लेना है। भाई लगभग 180 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर आपको ये स्प्रे कर देनी है। इसके रिजल्ट आपको बहुत ही जबरदस्त दिखाई देंगे। जो भी कोई कमी आपके गेहूं में होगी ना वो एक झटके में पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, इस टाइम के ऊपर आपके गेहूं 55-60 दिन की अवस्था के अंदर ज्यादा उसकी हाइट बढ़ रही है और गेहूं आपका एकदम भरा पड़ा है, पूरा खेत है ना, देखो तो पूरी तरह से कहीं पे भी नीचे अगर देखो तो खेत दिखाई नहीं देता है और आपको ऐसा अंदेशा लग रहा है कि आगे चलकर ये कहीं हवाएं चलेंगी या मौसम खराब होगा आगे चलकर तो गिर ना जाए। तो इस टाइम के ऊपर गेहूं फसल के अंदर आपको भाई लिहोसिन की भी स्प्रे कर देनी है। लिहोसिन कितना लेना है, 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml। अगर 100 लीटर पानी आप यूज करने जा रहे हो तो 200 ml, 150 लीटर पानी यूज करने जा रहे हो तो 300 ml लिहोसिन ले सकते हो। अगर आपके खेत के अंदर हाइट ज़्यादा नहीं, ऐसी वैरायटी आपने नहीं लगा रखी जिसकी वैरायटी ज़्यादा बढ़ती हो, या फिर आप अपने गेहूं में जाके देखो तो उसके अंदर आपको ज़मीन नीचे दिखाई दे रही, उन खेतों के अंदर लिहोसिन की स्प्रे आपको नहीं करनी है। ये भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा है किसान भाई क्या है कि देखा देखी कहीं पे सुन लिया यार मेरा पड़ोसी ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी अपने खेत के अंदर वो काम कर दूँ। तो भाई सब खेतों के लिए सभी चीज़ें जरूरी नहीं होती है, किसी खेत के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती है, किस खेत के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक तो काम हो गया। इससे आगे जिन खेतों के अंदर अभी गबोट अवस्था के अंदर फसल पहुंच चुकी, बहुत अच्छा गेहूं चल रहा है आपका, इस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है भैया, सिंचाई जब कर रहे हो आप, देखो जो भी खाद आपने देने थे वो पहले दे चुके हो आपने यूरिया भी टाइम के ऊपर दिया है, DAP भी टाइम के ऊपर दिया, शुरुआत में बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने पोटास वगैरह भी दे दिया था। तो अभी इस टाइम के ऊपर जब आप सिंचाई करो, आपकी फसल है वो 70, 80, 85 दिन की अवस्था के अंदर पहुंच चुकी हो, सिंचाई के साथ इस टाइम पर आप कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 15 किलो तो आप डाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप 1 किलो बोरोन भी मिला सकते हो। अगर नीचे से छिट्टा विधि से आप ये चीज़ें देने जा रहे हो तो 1 किलो 20% वाला बोरोन भी उसके अंदर मिला लीजिए, 15 किलो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए, उसमें कैल्शियम और जो थोड़ी बहुत हमारे गेहूं को आवश्यकता है इस टाइम के ऊपर नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में वो यहाँ पे मिल जाएगी, और बोरोन की इस टाइम के ऊपर जो आवश्यकता होती है फसल के अंदर पोलिनेशन में वो यहाँ पे मिल जाएगी। बोरोन की डेफिशिएंसी पहचानने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। गेहूं फसल का जो झंडा पत्ता है ना, ऊपर से अगर वो यूं गुड़झट खाए हुए है, वो एकदम साफ क्लियर नहीं है, गुड़झट खाए हुए, तो आप समझना इसके अंदर बोरोन की कमी है। खेत के अंदर बोरोन की पूरी तरह से पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, आप ऊपर से क्या करना है, जिन खेतों का अंदर अभी गबोट अवस्था में या बालियां निकलने वाली है बस, और झंडा पत्ता एकदम अच्छा तगड़ा हेल्दी है या उसको हेल्दी करना है,
इस टाइम के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में भोजन बना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बालियों को भोजन पहुंचा पाए। तो इस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है भाई, NPK 05234, दोबारा बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, NPK 05234 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगभग आपको 120 से 150 लीटर पानी के अंदर इसको लेना। अगर आपने बोरोन नीचे से नहीं दिया है तो इसके अंदर भी आपको लगभग 1 एकड़ जमीन में 150 ग्राम बोरोन, या फिर आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक बोरोन आप इसी के अंदर मिला सकते हो। मिला के आपको स्प्रे कर देना है। बोरोन से क्या होगा, आपकी फसल के अंदर आगे चलकर पोलिनेशन अच्छा होगा, गेहूं की बालियों के अंदर पूरी ऊपर तक उसके अंदर दानों की भराई होगी। और अभी जो NPK 05234 अपन दे रहे हैं 52% इसके अंदर फॉस्फोरस है, तो कहीं ना कहीं फॉस्फोरस की पूर्ति की हुई है, फॉस्फोरस डाले हुए हमने DAP वगैरह बहुत दिन हो चुके हैं। अब हमारी फसल को दोबारा से इस टाइम को फॉस्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और जो 34% जो इसके अंदर मिलने वाला पोटास है, वो पोटास भाई बहुत तगड़ा काम करेगा। पोटास क्या काम करेगा, जितनी भी हमारी फसल नीचे से जड़ों के माध्यम से जमीन में पड़े हुए पोषक तत्व हैं या जमीन में पड़े हुए जो भी वाटर मिनरल्स हैं उनको उठाएगी। झंडा पत्ती ऊपर से दिन के अंदर भोजन बनाएगी। इन सभी भोजन को लेके वो और नीचे से पड़े हुए पोषक तत्व या वाटर मिनरल्स हैं उनको लेके और बालियों तक पहुंचाने का जो काम करेगा ना, जो ट्रक का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा ना, वो पोटास करेगा। और पोटास के साथ ही जो हमने इसके अंदर मिलाया हुआ बोरोन है वो उसका ड्राइवर का काम करेगा, उसको आगे तक पहुंचाने का काम करेगा। समझ गए? तो पोटास है वो तो एक ट्रक है और बोरोन है उसका ड्राइवर है। तो ये चीज़ इस टाइम के ऊपर भी आपको ज़रूर कर लेनी है। इसी स्प्रे में अगर आप चाहो तो 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर, जो आप 150 लीटर पानी 125 लीटर पानी ले रहे हो ना, इसी में आप टेबुकोनाजोल और मिला लेते हो तो भैया किसी वरदान से कम नहीं होगी ये स्प्रे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, किसी वरदान से कम नहीं होगी। क्योंकि आगे चलकर किसी भी तरह के लगने वाले जो फंगस जनित बीमारियां या रस्ट वाली जो बीमारियां होती हैं ना, पीला रतवा या ब्राउन रस्ट जो आता है, भूरा रतवा है ना, उस बीमारी से आपकी फसल को बचाएगी। आपकी फसल के पत्ते हैं ना एकदम हरे भरे होंगे, उसकी जो फ्लैग लीफ है ना वो एकदम चिकनी स्वस्थ और एकदम क्लोरोफिल से भरी हुई होगी। और आपके जो आगे निकलने वाली बालियां हैं तो बालियां लंबी निकलेगी, उसके अंदर दाने ऊपर तक भराई होंगी, दानों का साइज मोटा होगा, दानों के अंदर चमक होगी, आगे चलकर मंडियों में अच्छे बिकेंगे। तो ये काम अभी आप कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी आपको क्वेरीज है, कोई भी मन में आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप निसंकोच पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।